गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बेसलाइन टेस्ट कक्षा 10वीं गणित, इसका हमने पार्ट ए सॉल्यूशन पिछली वीडियो में हल कर चुका है। इस वीडियो में हम पार्ट बी का हल देखते हैं। इसके पहले फ्रेंड्स, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर ले, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि सभी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फ्रेंड्स, पार्ट बी में फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। देखिए 4/9 भी वर्गमूल से बाहर आ जाएगी। परिमेय संख्या है, ये भी अनुपात में है। अपरिमेय संख्या है, यहाँ पर देखिए वर्गमूल 7, ये एक अपरिमेय संख्या है। और वर्गमूल 81, ये 9 गुणित 9 होता है, 9 बाहर आ जाएगा तो ये भी एक अपरिमेय संख्या हो जाए, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो हमारा आंसर आ जाएगा सी। फिर दिखा गुणनफल, इसका गुणनफल ज्ञात करना है और पूछा है कि किसके बराबर है। तो देखिए इसको इस तरीके से हम हल करेंगे। इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए 2 पर 3 का घन करणी घात लिखा है, तो इस पर को लिखेंगे हम 2 पर 1/3 की घात गुणित 2 पर ये हो जाएगा 1/4 की घात गुणित ये 32 है। तो 32 को हम तोड़ देंगे, तो 32 को हम तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा, देखिए 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, इस पूरे पर 1/12 की घात। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए ये हो गया 2 पर 1/3 की घात गुणित 2 पर 1/4 की घात गुणित 1 2 3 4 5, 2 पर 5 की घात, तो ये हो जाएगा 2 पर 5/12 की घात। तो जब आधार समान होते हैं तो घातों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पर 1/3 धन 1/4 धन 5/12 की घात। ये हो जाएगा 2 पर, देखिए सबका लघुत्तम ले लेंगे तो लघुत्तम 12 आएगा। इस 3 का भाग इसमें 4 बार जाएगा, 4 का 4 धन इस 4 का भाग इसमें 3 बार जाएगा, 3 का गुणा ऊपर होगा, 3 का 3 धन 12 का भाग 12 में 1 बार गया तो 5 का 5। ये क्या हो जाएगा, 2 पर 7 5 12 की घात 12/12 की घात। ठीक है, तो 2 पर 12/12 की घात, इससे कट गया तो उत्तर आया हमारा 2। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या लिखा है, बी आ जाएगा 2। ठीक, अगला क्वेश्चन है, यदि x/y + y/x = -1 हो, जहाँ x बराबर नहीं 0 और y बराबर नहीं 0, तो x पर 3 की घात ऋण y पर 3 की घात का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हम हल करेंगे तो x का गुणा x में हुआ तो ये हो गया x का वर्ग धन y का गुणा y में हुआ तो y का वर्ग बराबर x गुणित y का गुणा इधर हो जाएगा तो -xy। इसका पक्षांतरण कर दिए तो ये हो जाएगा x² - xy + y² बराबर 0। ठीक है, अब देखिए ये इसका मान निकालना है हमको, x³ - y³। इसका फार्मूला क्या हो जाता है, x - y, सॉरी ये माइनस है तो ये प्लस। ठीक, तो x - y इंटू x² + xy + y²। देखिए इस पूरे का मान यहाँ क्या हो गया, 0, तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा, 0। तो x³ - y³ पूरे का मान क्या हो जाएगा, 0। तो ये फर्स्ट आ जाएगा हमारा आंसर। उसके बाद वह बिंदु मूल बिंदु के अतिरिक्त जिनके भुज उनकी कोटि के बराबर है निम्नलिखित में से स्थित होंगे। देखिए भुज और कोटि दोनों कहता है बराबर होंगे, तो किस चतुर्थांश में होंगे। देखिए फ्रेंड्स, भुज और कोटि बराबर होने का मतलब है चिन्ह भी बराबर होना चाहिए। जैसे ये हमारी हो गई भुज और ये कोटि, तो यहाँ पर देखिए इधर मान क्या होते हैं, धनात्मक मान होते हैं इसमें, यहाँ पर मान धनात्मक होते हैं, मतलब यहाँ पर धन मान होते हैं दोनों, और यहाँ पर ऋणात्मक मान होते हैं, इसमें भी ऋणात्मक मान होते हैं, मतलब यहाँ पर दोनों में ऋण मान होते हैं। अब दोनों मान भुज और कोटि दोनों बराबर कब होंगे, देखिए मान लीजिए उदाहरण के लिए 2, तो यहाँ पर यदि धन 2 है तो यहाँ पर धन 2 है, दोनों मान बराबर हुए तो प्रथम चतुर्थांश में बराबर हुए। और यहाँ 2 और यहाँ 2 मान लेते हैं तो यहाँ तो ऋण 2 आ जाएगा, और यहाँ धन 2, तो दोनों बराबर नहीं हो पाएंगे। लेकिन यहाँ ऋण 2 करे तो ये ऋण 2 और ये ऋण 2, तो तृतीय में भी बराबर हो गए। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड, ये चतुर्थ, सी। ठीक है, तो वह बिंदु जिसकी कोटि 4 और है और जो y अक्ष पर स्थित है। देखिए y अक्ष पर स्थित है, इस y अक्ष पर स्थित है, यहाँ कोटि 4 है, मतलब y का मान तो 4 हो गया, तो x का मान क्या हो गया, 0, मतलब भुज क्या हुआ, 0, तो ये 0 4 आ जाएगा बी। वह बिंदु जिसके
दोनों निर्देशांक ऋणात्मक है स्थित होगा। दोनों निर्देशांक ऋणात्मक है, दोनों निर्देशांक ऋणात्मक है तो कहाँ होगा? तृतीय चतुर्थांश में होगा। ठीक है, तो ये सी। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा है, यदि 2 और 0 रैखिक समीकरण 2x धन 3y बराबर k का एक हल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर देखिए ये पहला मान x हो गया और दूसरा y। x के जगह में हमको 2 रखना है और y के स्थान पर 0, तो ये क्या हो जाएगा? 2 गुणित x का मान हो गया 2 धन 3 गुणित 0 बराबर k। तो k का मान क्या हो जाएगा? k बराबर, ये तो हो गया पूरा 0, तो 2 दूनी 4, k का मान हो गया धन 4, ए ऑप्शन। अगला है x बराबर 5 y बराबर 2 निम्नलिखित रैखिक समीकरण का एक हल है। अब किस रैखिक समीकरण का हल है ये देखना है। तो देखिए योग सबके बराबर 7 है, तो 5 धन 2 कितना होता है? 7। तो कहाँ है x धन y? वो ये ऑप्शन होगा, तो ये हो गया x धन y बराबर 7। फिर किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात कितना दिया हुआ है? 5:3:7 है, वह त्रिभुज ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। ठीक है, तो यदि हम पहला कोण क्या मान लिए, फिर क्या बोला है? देखिए न्यून वह त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। तो जो 180 होता है, तीनों कोणों का योग, अनुपात का योग कितना है? देखिए 5 और 3 8, 8 और 7 15, तीनों का योग कितना है? 15। 15 का भाग हम इसमें 180 में दे दिए तो कितना बार जाएगा? 12 बार, मतलब 12 आया। अब इस 12 का गुणा 5 में करेंगे तो 12 पंचे 60, पहला कोण, दूसरा कोण 12 36 अंश और तीसरा कोण 12 84 अंश। देखिए तीनों के तीनों कोण 90 से छोटे हैं, मतलब जो त्रिभुज होगा वो न्यून कोण त्रिभुज होगा। ठीक है, निम्न आकृति में, अब ये हमारे पास आकृति दी हुई है देखिए, और इसमें क्या पूछा है कि निम्न आकृति में POQ एक रेखा है, POQ, तब x का मान ज्ञात करना। देखिए ये POQ के एक ही साइड में तीनों कोण बने हैं, और जब एक ही साइड में तीनों कोण बनते हैं तो तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है, क्योंकि एक सरल रेखा एक साइड में 180 अंश का कोण बनाती है। तो ये क्या हो जाएगा? 40 धन 4x, ये हो जाएगा 40 धन 4x धन 3x बराबर 180। तो ये हो गया 40, 4 और 3 7, x बराबर 180 ऋण 40, ये 40, ये हो गया 140, और x बराबर 140/7, और इसका भाग दे दिए तो 20, तो x का मान आ गया 20। हमको क्या पूछा? x का मान बताइए, तो ये हो गया 20 अंश। निम्न में से कौन सा त्रिभुजों की सर्वांग समता नियम नहीं है? सर्वांग समता का नियम कौन सा नहीं है कहता है? तो हमारे पास क्या दिया है? यस यस यस, मतलब भुजा 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 सर्वांग समता, साइड साइड साइड, मतलब यदि एक त्रिभुज है और त्रिभुज, दो त्रिभुज है, तीनों साइड आपस में बराबर बराबर है, तब भी त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होते हैं, तो ये तो सही है। तीसरा है राइट हाइपोटेनस साइड्स, मतलब समकोण कर्ण भुजा, सर्वांग समता, तो ये भी सर्वांग समता का नियम है। तीसरा है एंगल एंगल एंगल, कोण 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 सर्वांग समता, मतलब एक कोण इसके बराबर, एक कोण इसके बराबर, एक कोण इसके बराबर, तो सर्वांग समता, तो ये नियम नहीं है। अगला है यस ये यस, साइड एंगल साइड, ये भी सर्वांग समता का नियम है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन आ जाएगा नियम नहीं है, सी। फिर लिखा है त्रिभुज PQR में यदि R बड़ा है Q से, तो अब यहाँ पर फ्रेंड्स से भुजा दी हुई है, तो देखिए जो कोण होता है उसके बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है ना। तो हम यहाँ एक त्रिभुज बना लेते हैं, चलो ऐसा, इसको नाम दे देते हैं PQR। अब क्या कहता है? PQR में यदि कोण R, ये कोण R बड़ा है Q से, ये वाला बड़ा है Q से, इसके सामने की भुजा क्या हुई? QP, तो R के सामने की भुजा हुई QP या PQ, तो ये बड़ी हो जाएगी किससे? इस कोण के सामने वाली भुजा से, PR से, बड़ी होगी PR से। तो यहाँ पर अब देखिए क्या आंसर दिया हुआ है, ये PQ बड़ा है PR से, ये बड़ा हो जाएगा B।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्न आकृति में यदि डी ए बी, देखिए ये वाली लाइन ऊपर चढ़ गई, यहाँ पर रहेगी ऐसी, ठीक है। तो डी ए बी ये 60 अंश का कोण दिया हुआ है। उसके बाद में क्या दिया है, चलो अलग चित्र बना लेते हैं। देखिए क्या दिया, डी ए बी 60 अंश, डी ए बी ये 60 अंश हो गया। फिर ए बी डी ये 50 अंश। तो हमको कोण ज्ञात करना है ए सी बी ये वाला कोण ज्ञात करना है, ठीक है। इसको मान लेते हैं x। तो देखिए ये एक जीवा है और जीवा के एक ही साइड बने हुए कोण बराबर होते हैं, तो d बराबर c होगा, तो ये वाला कोण बराबर हो जाएगा। ये दोनों कोण x होंगे, समान होंगे। तो यहाँ पर ये तीनों कोण हमको मालूम हो गए, 60 अंश, 50 अंश और 1 अंश, और तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो ये हो गया x धन 50 धन 60 बराबर 180। तो हो गया x धन 110 बराबर 180, x बराबर 180 ऋण 110, तो ये हो गया 70 अंश। तो x का मान निकल गया 70 अंश, तो ये मान आ गया 70 अंश, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर यदि एक बेलन की त्रिज्या आधी कर दी जाए और ऊंचाई दुगनी कर दी जाए तो उसका आयतन कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास बेलन का आयतन क्या होता है, 2πr/h, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि त्रिज्या आधी कर दी जाए, मतलब हम r को क्या करेंगे, आधा कर देंगे, तो 2πr/2 हो जाएगा, सॉरी 2πr² होता है, ठीक है। तो 2πr²h। अब ये r/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और वहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, गुणित h, ऊंचाई दुगनी कर दी जाए तो h के जगह में हम क्या कर देंगे, 2h। अब इसको हल कर देते हैं, कितना हो जाएगा, ये होगा 2π, ये हो गया r²/4 × 2h, इससे ये कट गया, तो हमारे पास बचेगा 2πr²h/2। तो देखिए ये 2πr²h ये कितना है, बेलन का आयतन, ये बेलन का आयतन है, और 1/2 इसका मतलब बेलन के आयतन का आधा। मतलब उत्तर हमारा हो जाएगा कि जो आयतन है वो कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्या लिखा है, 10 मीटर गुणित 10 मीटर गुणित 5 मीटर विमाओं वाले एक कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे डंडे की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे लंबा जो डंडा रखेंगे हम, एक विकर्ण होगा, ये जो एक घनाभाकार आकृति है, और घनाभाकार आकृति का विकर्ण जो होगा वही सबसे लंबा डंडा की लंबाई होगी। तो हम घनाभ के विकर्ण की लंबाई निकाल लेंगे, तो विकर्ण की लंबाई क्या होती है, वर्गमूल a² धन b² धन c²। तो लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, वर्गमूल 10 का वर्ग 100 धन, फिर 10 का वर्ग 100 धन 5 का वर्ग 25, तो ये हो गया वर्गमूल 225, और वर्गमूल 225 बाहर निकालेंगे तो ये बचेगा 15 मीटर। तो ये आंसर ए। फिर एक अर्ध गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर हो जाती है। दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमको अर्ध गोलाकार गुब्बारा है, तो अर्ध गोलाकार गुब्बारे का हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन निकालना है। उसकी त्रिज्या पहली कंडीशन में 6 दिया है, दूसरी कंडीशन में 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। देखिए अर्ध गोलाकार गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr², ठीक है। तो प्रथम स्थिति में 3πr², और दूसरी स्थिति में जब 12 सेंटीमीटर हो जाता है हम लिख देते हैं 3πR², ठीक है। 3π से 3π कट गया, तो पहले हो जाएगा 6 का वर्ग बटे बाद में हो जाएगा 12 का वर्ग। अब इसको काट देंगे, 6/12 पूरे का वर्ग, 6 से 2 बार कटा तो 1/2 का वर्ग बराबर 1/4। उत्तर आ जाएगा 1/4, मतलब 1:4 हो जाएगा आंसर फर्स्ट। एक बारंबारता बंटन में एक वर्ग का मध्य बिंदु 10 है तथा उसकी चौड़ाई 6 है। इस वर्ग की निम्न सीमा क्या होगी। देखिए मध्य बिंदु हमारे पास 10 दिया हुआ है और इनकी चौड़ाई क्या दिया हुआ है 6। तो क्या पूछा है, निम्न सीमा। तो 2 सीमा होती है, एक होती है लोअर लिमिट और दूसरी अपर लिमिट, ठीक है। लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों के बीच में अंतर 6 दिया हुआ है, तो 10
तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मध्य बिंदु 10, मतलब निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों का योग कितना का आधा कितना आना चाहिए 10। तो यदि निम्न सीमा 6 माने हैं तो और उसमें 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अपर लिमिट 12 हो जाएगी। 6 और 12 18 ही होगा, है ना। और यदि 7 मध्य लोअर लिमिट हमने 7 माने तो अपर लिमिट 7 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13। तो पहली हो गई 7 और दूसरी हो जाएगी 13, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20, और 20 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा मध्य बिंदु 10 निकल कर आ जाता है। तो हमारा आंसर 20 सही होगा 7। फिर अब मान लीजिए एक सतत बारंबारता बंटन में एक वर्ग का मध्य बिंदु यम है और ऊपरी सीमा एल है, इस वर्ग की निम्न सीमा क्या होगी। तो देखिए हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पर हमको क्या दिया है, बारंबारता मध्य बिंदु यम और ऊपरी सीमा एल, निम्न सीमा हम मान लेते हैं एन। ठीक है, निम्न सीमा हमने क्या मान ली एन, तो ऊपरी सीमा हो गई यल, तो एन प्लस यल अपॉन 2 बराबर होता है मध्य बिंदु एम। ठीक है, हमको क्या निकालना है, निम्न सीमा एन का मान, तो इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2m, एन प्लस एल बराबर 2m, या एन बराबर हो जाएगा 2m माइनस एल। अब 2m माइनस एल कहाँ है, 2m माइनस एल ये बी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सत्य हो जाएगा। फिर 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए 2 सिक्के को जब हम एक साथ उछालते हैं तो कुल 4 घटनाएं होती है। पहले तो एक में हेड, दूसरे में टेल, फिर एक में हेड, दूसरे में भी हेड, फिर पहले में टेल, दूसरे में टेल, या पहले में टेल, दूसरे में हेड। तो कुल मिला के कितने हो गई संभावना 4। तो अपन और कम से कम एक चित्त, तो कम से कम एक चित्त कितने में हेड, 1 2 3 में है, सॉरी 1 2 और 3 में है एक चित्त, तो 3/4 हो जाएगा, क्योंकि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो कुल परिणाम हो गए 4 और अनुकूल हो गए 3, तो 3/4 ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में से 6 बार चौका मारती, चौका न मारे जाने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए कुल गेंदों की संख्या कितनी है, एक खेली गई 30 गेंदों में, तो कुल गेंदें कितनी है 30 में से 6 बार चौका मारती है। ठीक है, तो चौका न मारे तो कितने बार चौका नहीं मारेगी, 30 में से हम 6 घटा देंगे तो 24 बार ऐसे जिसमें चौका नहीं मारेगी। तो नहीं मारे जाने की प्रायिकता निकालना है तो 24/30 हो जाएगा, इसमें काट देंगे तो 6 चौके 24 और 6 पंचे 30, 4/5, ऑप्शन नंबर डी आंसर। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर ले, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि सभी प्रकार की वीडियो आप तक पहुंच सके।